Hello everyone, welcome back to your own study platform Concept Corridor and I'm your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to cover all the questions given in chapter number 3 that is health, the ultimate treasure for class 8 science. बेटा चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. In case you have missed it, link is there in the description. पहले जाके उसको चेक कर लो and then come for all these questions. बेटा चैप्टर बहुत ईजी है, मैंने बताया था, लेकिन क्वेश्चंस बड़े जनरलाइज से आते हैं, उनका कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता. तो ऐसे में कंफ्यूजन होता है कि कितने पॉइंट्स लिखें, कितने पॉइंट्स लिखने पे फुल मार्क्स मिलेंगे, कैसे आंसर लिखना है. बट डोंट वरी, to clear all your confusion, here I am with this video. Here you will find out what are the perfect answers. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो. स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. ग्रुप द डिजीज शोन इन इमेजेस एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन तब भी कभी भी अगर डाउट हो तो ऐसा कोई भी डिजीज जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है वो सारे कम्युनिकेबल, जहां पर आपका लाइफस्टाइल इन्वॉल्व है दैट इज नॉन कम्युनिकेबल. ठीक है, तो यहां पर कोल्ड एंड फ्लू ऑब्वियसली वायरस से होता है, सो दिस इज कम्युनिकेबल डिजीज. टाइफाइड अगेन कम्युनिकेबल डिजीज, किससे होता है? बैक्टीरिया से, है ना. टीबी टीसी बताया था मैंने. डायबिटीज इट इज ऑल लाइफस्टाइल डिजीज, सो नॉन कम्युनिकेबल है ये. एनसीडीज, अस्थमा अगेन एनसीडीज, एंड चिकन पॉक्स इज कम्युनिकेबल डिजीज. क्लियर? इसके लिए प्रॉपर मैंने यहाँ पे आंसर लिख के दिया हुआ है, वैसे बहुत ईजी है, कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. हमने डिस्कस कर लिया. फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. अगेन नॉन कम्युनिकेबल की डिजीज एनसीडीज को फाइंड आउट करना है. टाइफॉइड कम्युनिकेबल है, अस्थमा नॉन कम्युनिकेबल है, डायबिटीज भी नॉन कम्युनिकेबल है, एंड मीजल्स कम्युनिकेबल है, वायरस से होता है. राइट? तो बताओ सेकेंड एंड थर्ड. सेकेंड एंड थर्ड का है बी वाला. दिस इज द करेक्ट आंसर. इजी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. There is a flu outbreak in your school. Several classmates are absent while some are still coming to the school coughing and sneezing. Okay, then further questions are there. ये आ गया वही जनरलाइज वाला क्वेश्चन, है ना, जहां पे कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होगा. देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं. हो क्या रहा है यहाँ पर? एक फ्लू आउटब्रेक चल रहा है किसी पर्टिकुलर सिटी में जहां पर आप हो, आपका स्कूल है. नाउ स्टूडेंट्स आर कमिंग टू स्कूल इवन कफिंग एंड स्नीजिंग ऑल्सो. तो ऐसे में क्वेश्चन है, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड द स्कूल टेक टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड. बेटा ऐसे में कभी भी देखना, जब भी ऐसा कुछ आउटब्रेक आता है तो स्कूल की तरफ से पक्का एडवाइजरी आती है. आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप होते होंगे वहां पे एडवाइजरी आती है ना कि दिस फ्लू आउटब्रेक इज गोइंग ऑन. अगर कोई सिम्टम आप में दिख रहे हैं तो डोंट कम टू स्कूल. आते हैं तो स्कूल को सबसे पहले एडवाइजरी निकालनी पड़ेगी, पेरेंट्स को देना पड़ेगा. यस. उसके अलावा और क्या कर सकता है स्कूल? बेटा स्कूल में सैनिटाइजर प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं हर क्लास के बाहर, इजंट इट? ये हो सकता है. मास्क वेयरिंग कंपलसरी कर सकते हैं. क्लियर? उसके अलावा और क्या हो सकता है? वहाँ पे थोड़ा टीचर गाइड कर दे कि मतलब आप अपना फूड शेयर मत करो, डोंट शेयर योर आइटम्स, बिलोंगिंग्स, दीज ऑल. यस. और उसके अलावा इस टाइम पे स्कूल होमवर्क भी प्रोवाइड करवा सकता है. यूजुअली स्कूल सीनियर क्लास में, बड़ी क्लासेस में वर्क नहीं शेयर करते, लेकिन ऐसे टाइम पे स्पेशली वर्क शेयर करा जा सकता है. स्टूडेंट्स कैन टेक द इनिशिएटिव. Yes, so these are some of the points which school can take. देखो आंसर कैसे लिखोगे इसका? Inform parents about the outbreak and give advisory to let child rest at home and not send school in case he or she is sick. है ना? तो अगर सिम्टम आ रहे हैं तो पेरेंट्स को एडवाइस करो कि भाई बच्चे को घर पे रखो, उनको रेस्ट करने दो. नेक्स्ट, सैनिटाइज क्लासरूम, बेंचेस, डोर हैंडल्स एंड कॉमन एरियाज. साफ सफाई अच्छे से हो सकती है स्कूल की. मेक हैंड सैनिटाइजर एंड सोप अवेलेबल थ्रू आउट द स्कूल. हर जगह पे सैनिटाइजर लगा दो. एडवाइज ऑल द स्टूडेंट एंड स्टाफ टू वेयर मास्क. मास्क वेयरिंग कंपल्सरी कर दो. टेम्पररी सस्पेंड एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व लार्ज गैदरिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट. ऐसी कोई भी गैदरिंग सस्पेंड कर दो जहां पर बहुत सारे बच्चे एक साथ थोड़े क्लोज एरिया में बैठे हुए. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द एडवाइजरी. बहुत कॉमन है, जो आपके स्कूल में हो रहा है वही लिखना है. राइट? बट नो नीड टू राइट डाउन 5-6 पॉइंट. राइट डाउन एनी 4. याद कर लो 4, बस इजी है. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. इफ योर क्लासमेट हु शेयर्स द बेंच विद यू स्टार्ट्स शोइंग सिम्टम ऑफ द फ्लू, हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड इन अ कंसिडरेट वे विदाउट बीइंग रूड और हर्टफुल. बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपके मान लो आपके बगल वाले को यही कोल्ड एंड फ्लू हो रखा है, वो सारे सिम्टम दिखा रहा है ना, तो उस टाइम पे काफी सारे बच्चे करते हैं, व्हाई आर यू हियर, आई एम नॉट गोइंग टू सिट विद यू. बड़ा रूड वे से बिहेव करते हैं. बट यू कैन गिव योर थॉट प्रोसेस विदाउट बीइंग रूड ऑल्सो. नाउ हाउ दैट यू नीड टू फाइंड आउट हियर. आंसर देखो कैसे लिखोगे इसका आंसर. बेटा पहली बात तो आप उसको ये मत दिखाओ कि यू आर फीलिंग डिस्गस्टेड. सबसे मेन चीज, क्योंकि बीमारी है, किसी को भी हो सकती है. उसके बाद आप उसको पोलाइटली बोल सकते हो, यार तुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, व्हाई डोंट यू गो होम, कॉल योर पेरेंट्स. टेंशन मत लो. यहाँ एग्जाम और ये जो सपोज होमवर्क है, जो भी स्कूल का वर्क है, उसकी टेंशन मत लो. आई विल शेयर. ऑफर दिस, ऑफर हेल्प.
that I can share you on WhatsApp group, जो भी आज का काम होगा I will share. Right? So this way you can always politely offer the help and also tell that you need to go home. Clear? देखो proper answer. Speak to them gently without concern, not with fear or disgust. बेटा विदाउट ये जो फियर और डिस्गस्ट नहीं दिखाना है उनको, ठीक है, उनको केयर दिखानी है. आई थिंक यू शुड टेल टीचर एंड गो होम टू रेस्ट, यू विल फील बेटर. ये एक लाइन आप बोल सकते हो, है ना. उसके बाद ऑफर टू हेल्प देम टू कलेक्ट नोट्स वेन एवर दे रिटर्न, या फिर आप उनको बोलो कि हम शेयर कर देंगे. मेंटेन सम फिजिकल डिस्टेंस बट पोलाइटली, फिजिकल डिस्टेंस रखो लेकिन पोलाइटली, राइट. उसके बाद रिमाइंड देम टू कवर देयर माउथ व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, अपना भी माउथ कवर करके रखो और उनको भी बोलो कि यार प्लीज कवर योर माउथ व्हाइल यू आर स्नीजिंग एंड कफिंग. क्लियर? सो दिस इज द पोलाइट वे, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे हियर, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन. अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो. मेन थिंग, वेयर मास्क, राइट, वेयर मास्क. उसके अलावा whenever you are touching your face area, always wash your hand. unnecessary hand mouth को टच मत करो. जिनको इन्फेक्शन हो रहा है उनके बिलोंगिंग्स को टच मत करो. These are the some basic requirements, right? पता है ये सारी. Answer, wear mask, avoid sharing water bottle and food. Next, wash hand frequently. Avoid touching your face, eyes, nose area. Maintain distance from the visibly sick people. जो पता पड़ रहा है कि जिनको सिम्टम है ही तो उनसे थोड़ा दूर रहो. And keep your desk and surrounding clean. अपने आसपास थोड़ा सा क्लीनलीनेस रखो. सिंपल, क्लियर. सो जनरलाइज द आंसर, लेकिन देखो कितना लंबा है ना. वन क्वेश्चन में आपको कितने सारे पॉइंट लिखने हैं अलग अलग अलग. क्लियर. चलो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4. योर फैमिली इज प्लानिंग टू ट्रैवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज प्रेवलेंट. व्हाट प्रिकॉशंस शुड यू टेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिप. एंड दिस इज ओनली द फर्स्ट पार्ट. इसमें 3 पार्ट है. देखो फिर से लॉन्ग वाला क्वेश्चन आ गया, राइट. पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 पढ़ेंगे. क्लियर. अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर. यू आर गोइंग विद योर फैमिली टू अ सिटी जहां पर मलेरिया फैला हुआ है, राइट. तो आप क्या करोगे. जाने से पहले क्या करोगे. सबसे पहले तो न्यूज़ पढ़ोगे, है ना, कितना स्प्रेड हो रहा है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है, कौन कौन सी जगह है. क्लियर. सबसे पहले न्यूज़ देखोगे आप. उसके बाद पता है कि मलेरिया फैल रहा है तो उसका मतलब मस्कीटो से आपको बचना है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल कीप मस्कीटो रेपेलेंट. हो सकता है आपको मस्कीटो नेट भी रखना पड़े. आपको फुल स्लीव्स क्लॉथ रखने पड़ेंगे जो जिससे कि मस्कीटो कम से कम काट पाए आपको. यस. सो दीज आर बेसिक थिंग दैट यू कैन डू. उसके अलावा आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो. डॉक्टर से पूछ सकते हो कि अगर भाई वहाँ मलेरिया हो जाए तो हम क्या करें, हमको क्या पहले से कोई मेडिकेशन है जो हम ले सकते हैं, राइट. सो दीज ऑल थिंग दैट यू कैन डू बिफोर गोइंग. क्लियर. देखो आंसर कैसे लिखना है. पैक मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम एंड स्प्रे. कैरी मस्कीटो नेट इफ यू आर स्टेइंग इन सच एरिया वेयर प्रॉपर प्रोटेक्शन इज नॉट देयर. पैक फुल स्लीव्ड क्लॉथ एंड लॉन्ग पैंट्स. कंसल्ट अ डॉक्टर एंड आस्क अबाउट द एंटी मलेरिया मेडिकेशंस ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ व्हाट यू विल डू ड्यूरिंग द ट्रिप. ड्यूरिंग द ट्रिप में क्या करोगे. जो लेके गए उसको यूज कर लो. स्प्रे यूज करो, मस्कीटो नेट यूज करो, फुल स्लीव क्लॉथ पहनो. यस, दिस ऑल यू कैन डू एंड मेंटेन हाइजीन एंड सैनिटेशन अराउंड यू. So apply mosquito repellent and on exposed skin. Wear full sleeve cloth, especially during the evening and morning time. Sleep under mosquito net. Avoid going during the dawn and dusk. कभी भी देखना सुबह के टाइम पे या बिल्कुल शाम जब होने वाली होती है, जब सनसेट हो जाता है, उसके बाद मस्कीटो सबसे ज़्यादा आते हैं. तो उस टाइम पे बाहर मत जाओ. उसके अलावा अवॉइड एरियाज विद स्टेगनेंट वाटर. ऐसी जगह मत जाओ जहाँ स्टेगनेंट वाटर आपको दिख रहा है, राइट. सो अगेन सारे के सारे 5 पॉइंट की जरूरत नहीं है. राइट डाउन एनी 3 और 4. ठीक है. नाउ आफ्टर द ट्रिप. अब आफ्टर द ट्रिप अब बोलोगे मैम अब तो वहाँ से सेफ आ गए ना, अब क्या ज़रूरत है. बेटा नो, वेन एवर यू आर कमिंग फ्रॉम सच एरिया यू नीड टू मॉनिटर योर हेल्थ फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स. 2 हफ्ते तक आपको खुद को मॉनिटर करना है. अगर कोई फीवर नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, तब तो फाइन. अगर ज़रा सा भी सिम्टम आपको लग रहा है कि फीवर फील हो रहा है, बहुत ठंड लग रही है अचानक से, रात को स्वेटिंग हो रही है, देन यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर. ठीक है. सो दिस इज मॉनिटर योर हेल्थ फॉर एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स आफ्टर रिटर्निंग. एंड इफ यू डेवलप फीवर, चिल, स्वेटिंग, कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली. क्लियर. सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. नाउ नेक्स्ट 2 पार्ट्स हियर. हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मस्कीटो नेट्स और रेपेलेंट्स टू योर सिबलिंग्स. अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, अगर बड़े हैं तो ऑब्वियसली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं. छोटे हैं तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अब बेटा ये जो मस्कीटो नेट है ये हर कोई उसके अंदर ना नहीं कंफर्टेबल होता. तो अगर आपको छोटे अपने भाई बहन को समझाना है तो क्या करोगे बताओ. किसी फन वे से बता सकते हो, है ना. दिस मस्कीटो नेट इज अ शील्ड, दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एनिमी, है ना. कुछ इस टाइप से लिख सकते हो. या फिर जो मस्कीटो रेपेलेंट की बड़ी बैड सी स्मेल आती है तो उसमें बताना है कि इतनी गंदी इसमें से स्मेल आ रही है, देखो हमको अगर बैड लगा तो मस्कीटोज को तो और भी बैड लगेगा, वो भाग जाएंगे.
सो कुछ भी फन तरीके से आप उनको बता सकते हो, राइट? अब उनको वहां पे आप पूरा ज्ञान तो दोगे नहीं साइंस का, राइट? सो देखो आंसर, दिस मस्किटो नेट इज लाइक अ शील्ड अराउंड अस, वी स्लीप when we sleep, so it stops the mosquito from reaching us. This type of line. Show them how properly set up a mosquito net as a shield. उनके साथ उनको इंक्लूड करो इस शील्ड को लगाने में, तो उनको बड़ा मजा आएगा, हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एंड सेट एग्जाम्पल्स बाय अप्लाइंग ऑन योर सेल्फ, खुद अप्लाई करो, खुद पे, खुद की बॉडी पे अगर आप ये मस्किटो रेपेलेंट लगाओगे तो वो भी अपने आप ही लगा लेंगे, राइट? सो सेट एग्जाम्पल बाय अप्लाइंग ऑन योर बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट, what could happen if travelers ignore health advisory in such areas? क्या हो सकता है अगर कोई इग्नोर करेगा हेल्थ एडवाइजरी को, तो क्या होगा ऐसे एरिया में जाके? मलेरिया हो जाएगा, सिंपल प्रॉब्लम होगी उनको, है ना? देखो आंसर, दे कुड गेट इन्फेक्टेड विद मलेरिया, सबसे मेन थिंग। द इफ अनट्रीटेड मलेरिया देन इट कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो। इन्फेक्टेड ट्रैवलर्स कैन ब्रिंग द डिजीज बैक टू देयर होम सिटी ऑल्सो। देखो अगर मान लो मलेरिया हुआ, डॉक्टर को नहीं दिखाया और वापस घर पहुंच गए अपने, तो क्या हुआ? वापस घर पहुंच गए तो उनके एरिया में भी फिर मलेरिया फैलेगा ना, उनके बॉडी में वो है, क्या है? प्रोटोजोआ है, मस्किटो काटेगा, दूसरे की बॉडी में भी चला जाएगा, इन्फेक्शन कम्युनिकेबल, राइट? दिस कैन स्टार्ट अ न्यू आउटब्रेक इन द न्यू एरिया, ये जहां आउटब्रेक था वहां से दूसरी सिटी में भी आ जाएगा। क्लियर? सो दीज टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लिखने हैं। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको पक्का लिखना। क्लियर? चलो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5। योर अंकल हैज स्टार्टेड स्मोकिंग जस्ट टू फिट इन विद हिज फ्रेंड्स इवन दो, जस्ट अ मिनट, ओके, इवन दो इट इज वेल नोन दैट स्मोकिंग कैन सीरियसली हार्म हेल्थ एंड इवन कॉज डेथ। ओके बेटा, आपके अंकल हैं, उन्होंने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है पीयर प्रेशर में आके, मतलब फ्रेंड्स के प्रेशर में आके, जबकि पता है कि स्मोकिंग से बहुत सीरियस हेल्थ हैजार्ड होते हैं, राइट? क्वेश्चन, व्हाट वुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड? अगेन बेटा, यू हैव टू से समथिंग विदाउट बीइंग रूड। ये विदाउट बीइंग रूड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन में, है ना? आपको बताया जा रहा है कि ढंग से बात कैसे करी जाती है। क्लियर? तो बताओ क्या बोलोगे अंकल को? अब क्योंकि वो आपके अंकल हैं तो आपसे बड़े होंगे, तो ऑब्वियसली आप उनको स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं बताओगे, है ना? तो क्या कर सकते हो? आप उनको बता सकते हो इमोशनली कि अंकल, आई केयर फॉर यू अ लॉट, व्हाई आर यू डूइंग दिस, इट इज बैड फॉर यू एंड आई फील बैड, समथिंग विल हैपन टू यू, है ना? ऐसे कुछ बता सकते हो। या तो आप कुछ और बोल सकते हो कि अंकल, व्हाई दीज फ्रेंड्स आर सो इंपॉर्टेंट, वी आर फैमिली, है ना? तो हम भी तो इंपॉर्टेंट हैं, व्हाई आर यू लिसनिंग टू देम, प्लीज लिसन टू अस। तो इस तरीके से पोलाइटली आप यहाँ पे कुछ उनको बता सकते हो, ठीक है? आंसर देखो, आई वुड अप्रोच माई अंकल विद लव एंड कंसर्न एंड से, अंकल आई रियली केयर अबाउट यू, आई एम वरिड अबाउट योर हेल्थ। देखो पोलाइट वे हो गया। नेक्स्ट, द फ्रेंड्स हु आर प्रेशरिंग यू टू स्मोक, विल दे टेक केयर ऑफ यू व्हेन यू फॉल सिक? आप जिनके प्रेशर में आके ऐसे स्मोकिंग कर रहे हो, वो थोड़ी आपकी टेक केयर करने आएंगे व्हेन यू विल फॉल सिक, राइट? प्लीज थिंक अबाउट योर हेल्थ एंड योर फैमिली हु लव्स यू। सो एनी 2 पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन हियर, ठीक है? वैसे तो आई थिंक 1 मार्क्स में ये आएगा, तो 1 पॉइंट लिख के भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? सो एनी 1 यू कैन राइट डाउन। नेक्स्ट वन, व्हाट वुड यू डू इफ योर फ्रेंड ऑफर्स यू अ सिगरेट एट पार्टी? बेटा अगर ये आपके साथ हो, आपके फ्रेंड्स किसी पार्टी में आप पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई एक बार सिगरेट ले लो, एक बार, जस्ट 1 टाइम, व्हाट यू विल से? यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने क्लास 7th में एडोलेसेंस चैप्टर में पढ़ लिया है ना? तो क्या बोलोगे? यू विल फर्मली बट पोलाइटली। बेटा पोलाइट रहना बहुत जरूरी है, रूडली नहीं बोलना होता, अदरवाइज फाइट हो जाती है ना? स्पेशली आपकी एज में तो हो ही जाती है। सो ऑलवेज बी पोलाइट। सो यू कैन फर्मली बट पोलाइटली से नो, आई डोंट वांट टू टेक, है ना? आप उनके पीयर प्रेशर से एम्बैरेस नहीं होगे। अगर वो बोलते हैं अरे क्यों, क्या हो गया, एक बार नहीं ले रहा है, अरे मजाक उड़ाते हैं, है ना? सो यू विल नॉट फील एम्बैरेस्ड और प्रेशर्ड बिकॉज ऑफ दैट। एंड उसके बाद भी अगर इंसिस्टिंग होती रहती तो क्या करना है लास्ट में? यू नीड टू लीव दैट ग्रुप, इट मीन्स दैट ग्रुप इज नॉट मेंट फॉर यू, है ना? जो इन चीजों के लिए कोई प्रेशर अगर आप पे डाल रहे हैं, इसका मतलब वो फ्रेंड आपके हैं ही नहीं। क्लियर? देखो आंसर, आई वुड फर्मली बट पोलाइटली रिफ्यूज सेइंग नो थैंक यू, आई डोंट स्मोक। Next, I would not feel pressured or embarrassed to say no as my health is more important. And at last, if the peer pressure continues, I would move away from that group and talk to the trusted one about it. मतलब किसी फैमिली मेंबर या किसी एडल्ट से बात करोगे आप इस बारे में, ठीक है? So these are the exact point that you can write down in your notebook. Question number 3, how can schools help prevent students from indulging in such harmful habits? बेटा स्कूल की तरफ से ऐसे क्या स्टेप होने चाहिए कि बच्चे इन हार्मफुल हैबिट्स में, एडिक्टिव सब्सटेंस में इन्वॉल्व ना हो?
क्या होने चाहिए? स्कूल में नो टॉलरेंस जोन होना चाहिए। मीन्स अगर किसी बच्चे के पास ये सारे हार्मफुल एडिक्टिव सब्सटेंस मिलेंगे तो सीधे रेस्टिकेशन, बिल्कुल टॉलरेंस जीरो, राइट? तो अगर बच्चों को ये पता है कि भाई इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट अगर पॉलिसीज है तो वो बच्चे इन्वॉल्व होंगे ही नहीं, स्कूल में तो स्पेशली नहीं होंगे। उसके अलावा कैंपेन करवा सकते हैं बच्चों के थ्रू, हेल्थ कैंपेन वेयर ओनली स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व, राइट? तो दिस इज वेरी गुड वे। उसके अलावा हम कुछ वहाँ पे बच्चों के लिए काउंसलिंग सेशन करवा सकते हैं, राइट? सो देखो आंसर परफेक्टली कैसे होगा, मेंटेन अ स्ट्रिक्ट नो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर स्मोकिंग ऑन स्कूल प्रेमिसेस। नेक्स्ट, कंडक्ट रेगुलर अवेयरनेस सेशन अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग। नेक्स्ट, इंक्लूड लाइफ स्किल एजुकेशन। आजकल लाइफ स्किल की बुक होगी आपके सिलेबस में, तो उस एजुकेशन के थ्रू हम यहाँ बच्चों को समझा सकते हैं। इनकरेज स्टूडेंट लेड हेल्थ कैंपेन एंड अवेयरनेस ड्राइव। ठीक है, सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर नोटबुक। इफ यू वांट टू राइट डाउन दिस वन आल्सो इट इज गुड। ठीक है, चलो next one, question number 6. Sanya claims to her friend Vinita that antibiotics can cure any infection, so we don't need to worry about the disease. What questions can Vinita ask her to help Sanya understand that her statement is incorrect? बेटा यहाँ पे सान्या बोल रही है कि हमको डरने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी डिजीज के लिए हम एंटीबायोटिक खा सकते हैं, हम ठीक हो जाएंगे। तो विनीता जिसको कि एंटीबायोटिक के बारे में पता है, उसको क्या ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे कि सान्या खुद ही समझ जाए? बताओ क्या पूछ सकते हैं? सबसे मेन क्वेश्चन, व्हाट आर एंटीबायोटिक मेंट फॉर? किस चीज के लिए एंटीबायोटिक बनी हुई है, राइट? ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा पूछ सकते हैं कि कॉमन कोल्ड जो कि वायरस से होता है, क्या वहां पे एंटीबायोटिक काम करेगी? मलेरिया जो कि एक प्रोटोजोआ से होता है, क्या वहां पर एंटीबायोटिक काम करेगी? राइट? सो यू कैन आस्क दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस देयर विद द सानिया। ठीक है, क्वेश्चन देखो, सानिया डू यू नो दैट एंटीबायोटिक ओनली वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया? First question she is asking that she is relating antibiotic with the bacteria. Next, if a person has malaria which is caused by a protozoa, will antibiotic work there? Next, what about diseases caused by viruses like dengue, COVID-19, common cold, flu and influenza? If antibiotic could cure everything, then why do doctor prescribe the different medications? अगर हर चीज के लिए एंटीबायोटिक है तो फिर डॉक्टर को दूसरी मेडिकेशन की जरूरत पड़ती ही क्यों है ना? दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट अबाउट डेफिशिएंसी डिजीज लाइक एनीमिया और स्कर्वी? जब हमको एनीमिया हो जाता है, किसी को गॉइटर हो जाता है, तो भी क्या हम वहां पे एंटीबायोटिक ले लें, वो ठीक हो जाएगा? राइट? सो दीज आर क्वेश्चंस दैट शी कैन आस्क टू मेक हर अवेयर दैट एंटीबायोटिक आर नॉट द मेडिकेशन फॉर ऑल द डिजीजेस। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. The following table contains information about the number of dengue cases reported in hospital over a period of 1 year. Okay. तो यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, बेसिकली जनवरी से लेकर दिसंबर तक का है। एवरी मंथ हाउ मेनी डेंगी केसेस? सो 10, 12, 15, 18, 22, 40 भी हो गए, 65, 65, 65, 30, 30, 20। तो मैक्सिमम कहाँ दिख रहे हैं आपको? मैक्सिमम है जुलाई, अगस्त और सितंबर। मिनिमम कहाँ दिख रहे हैं आपको? मिनिमम है जनवरी में, है ना? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो। क्वेश्चन, मेक अ बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ केसेस ऑन वाई एक्सिस एंड द मंथ ऑन एक्स एक्सिस। क्रिटिकली एनालाइज योर फाइंडिंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके बेटा, ग्राफ आप इस तरह से बना सकते हो, राइट? ये क्या है? नंबर ऑफ डेंगी केसेस, ये है आपका मंथ। सबसे ज्यादा हमें जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में मिले थे 65, 65, 65 केसेस। सबसे कम आपको जनवरी में मिले थे, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच 3 मंथ वेयर द डेंगी केसेस हाईएस्ट? दिख रहा है, वो तो बता दिया मैंने, है ना? जुलाई, अगस्त, सितंबर। इन विच मंथ वेयर द केसेस लोएस्ट? लोएस्ट कहां पर है? जनवरी में। What natural environmental factor during the peak month might contributed to the increase in the dengue cases? बेटा जो ये पीक मंथ है जहां पर सबसे ज्यादा डेंगी केसेस हैं, यहां पर ऐसा क्या हुआ होगा? क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर रहे होंगे जिससे कि इतने ज्यादा डेंगी केसेस दिखे? बेटा मंथ पे ध्यान दो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मॉनसून वाला मंथ है ये, बहुत बारिश होती है इस टाइम पे, और जब बारिश होती है तो टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन, ऐसे में मस्कीटो ब्रीडिंग ज़्यादा होती है। अब बिकॉज रेन है तो रेन वाटर इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होता है तो मस्कीटो को ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाता है, अगेन मस्कीटो की ग्रोथ होती है, राइट? और क्या हो सकता है? इस टाइम पे घास इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है तो मस्कीटो को छुपने का एरिया मिल जाता है। सो एवरीथिंग इज फेवरेबल फॉर मस्कीटो हेयर। ठीक है, वही आपको पॉइंट यहाँ लिखने भी हैं। आंसर, हाई ह्यूमिडिटी, वार्म टेम्परेचर ड्यूरिंग मॉनसून मंथ फेवर द मस्कीटो सर्वाइवल एंड रैपिड मस्कीटो मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, कलेक्टेड एंड स्टेगनेंट रेन वाटर क्रिएट्स मोर मस्कीटो ब्रीडिंग एरिया एंड इंक्रीज्ड वेजिटेशन ड्यूरिंग मॉनसून प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर द मस्कीटोज। क्लियर? इजी है? चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन। अच्छा क्वेश्चन नंबर, इसका 4th पार्ट भी है,
Suggest a few preventive steps that community or government can take before the peak season to reduce the spread of dengue. बेटा अगेन मस्कीटो से बचाव के ही तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल वाले नहीं है, तो यहाँ पे यार मस्कीटो रिपेलेंट और मस्कीटो नेट नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे पूछा हुआ है कम्युनिटी या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ऐसे मानसून आने से पहले, है ना, क्या करना चाहिए बताओ। जितने भी ड्रेन है उनकी क्लीनिंग करवा लो, जिससे कि वाटर क्लॉगिंग ही ना हो, है ना, पहले क्लीन करवा के सब रेडी रखो। उसके अलावा जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है कि स्टेगनेंट वाटर है वहाँ की क्लीनिंग करवा सकते हैं, कम्युनिटी ड्राइव कर सकते हैं, एक कम्युनिटी के लोग खुद आके एक क्लीननेस ड्राइव कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जो स्प्रे होता है, मस्कीटो रेपेलेंट स्प्रे, है ना, फॉगिंग होती है बेसिकली, वो सारी जगह करवा सकते हैं, क्लियर। और उसके अलावा अगर पता है कि डेंगू केसेस पहले से हैं तो हॉस्पिटल्स को रेडी किया जा सकता है, अलर्ट पे रखा जा सकता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। देखो, क्लीन ऑल द ओपन ड्रेन्स एंड इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज, कंडक्ट कम्युनिटी क्लीन अप ड्राइव्स, पूरा कम्युनिटी मिलकर क्लीन अप कर रही है। लॉन्च पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, पहले ही पब्लिक अवेयरनेस करवा दो, है ना, एडवर्टाइजमेंट करवा दो। इंक्रीज फॉगिंग एंड इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग ऑपरेशन, सो फॉगिंग इंसेक्टिसाइड हमने करवा दिया। इंश्योर हॉस्पिटल्स आर प्रिपेयर्ड विद एडिक्वेट डेंगू टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट पैक्स, ठीक है। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8। Imagine you are in charge of school health campaign. What key messages would you use to reduce communicable and non-communicable diseases? अब बेटा आपको एक एडवाइजरी निकालनी है as a in charge of school health campaign for communicable and non-communicable diseases. अब देखो communicable वाला बड़ा easy है, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है फ्लू वाले क्वेश्चन में, तो जो हमने वहां डिस्कस किया था वही पॉइंट आप यहाँ पर भी लिखोगे, है ना। क्या था, मास्क पहन लो, don't touch the belongings of the person who is showing symptom, right, clean your hands properly, so these all. देखो, wash your hands with soap and water regularly, cover your mouth and nose while coughing and sneezing, otherwise you can just write down wear mask also. Do not share personal items like water bottles, tiffin. Eliminate stagnant water. Yes, you can give this. अपने घर के आसपास अगर आपको कहीं पे stagnant water मिल रहा है तो you can always, remove that, discard that. Stay home and rest if you are feeling sick so that you can recover faster. ठीक है, तो दिस इज फॉर कम्युनिकेबल। अब आ जाता है नॉन कम्युनिकेबल पे। बेटा नॉन कम्युनिकेबल के लिए क्या एडवाइजरी होंगी? नॉन कम्युनिकेबल इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, सो यू कैन गिव द एडवाइजरी ऑन मेंटेनिंग द हेल्दी लाइफ स्टाइल। ईट हेल्दी फूड, डू नॉट ब्रिंग जंक फूड टू स्कूल, एक्सरसाइज रेगुलरली, बी एक्टिव, राइट। सो सम ऑफ द वेरी कॉमन पॉइंट्स: ईट बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट, अवॉइड जंक एंड प्रोसेस्ड फूड, बी फिजिकली एक्टिव, एटलीस्ट 30 minutes of exercise regularly. Limit screen time. Yes, you can't just keep on watching the phone and tablets. So spend more time outdoor. Say firm no to tobacco and alcohol. And manage stress through yoga, meditation and spending time with the loved ones. So perfect school advisory from the in charge of school health campaign. ठीक है, चलो next question. Question number 9. It is recommended that we should not take an antibiotic for a viral infection like cold, cough or flu. Can you provide the possible reason for this recommendation? क्यों नहीं लेनी चाहिए बताओ? एंटीबायोटिक हमें क्यों नहीं लेना चाहिए कोल्ड कफ और फ्लू के लिए? बिकॉज कोल्ड कफ और फ्लू किससे होते हैं? वायरस से। और एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करती है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट। और क्यों करती है? बेटा बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है ना, वहाँ सेल वॉल होती है, तो जो एंटीबायोटिक होती है वो सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं, सो बैक्टीरियल सेल मर जाता है। लेकिन वायरस, उसके पास तो सेल वॉल होती ही नहीं है, वो सेल ही नहीं होता उसमें, है ना, तो ये वहां पर काम नहीं कर सकता। और ऐसे में मान लो कोल्ड का फ्लू हुआ, वायरल कोई डिजीज है, हमने एंटीबायोटिक ले ली तो क्या होगा? उल्टा हमारे बॉडी में जो अच्छे वाले बैक्टीरिया वो मर जाएंगे। ठीक है, देखो आंसर। सो एंटीबायोटिक वर्क बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स सच एज देयर सेल वॉल. Now, therefore, antibiotic have absolutely no effect on viruses and will not cure or reduce symptom for viral infection. Right? उसके उल्टा क्या हो जाएगा? Taking antibiotic unnecessarily kills the good bacteria present in our body. That's why it is not recommended. Clear? चल. Question number 10. Which disease or diseases among the following may spread if drinking water gets contaminated by the excreta from the infected person? बेटा वाटर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, सो बेसिकली वाटर बॉर्न डिजीज आपसे पूछे हुए हैं, है ना। ऑप्शन देखते हैं। हेपेटाइटिस ए, यस इट इज अदर वाटर बॉर्न डिजीज, है ना। ट्यूबरक्लोसिस, नो। हेपेटाइटिस ए, यस। ट्यूबरक्लोसिस, नो, इट इज द एयरबॉर्न डिजीज। पोलियोमाइलिटिस इज बेसिकली पोलियो, तो यस दिस इज ऑल्सो वाटर बॉर्न डिजीज। कॉलेरा, यस। चिकन पॉक्स, नो, वो एयरबॉर्न है। ठीक है, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. When our body encounters a pathogen for the first time, the immune response is generally low.
but on exposure to the same pathogen again, the immune response by the body is much more compared to the first exposure. Why it is so? क्या है इसका आंसर? वन शॉट में डिटेल में बताया था बेटा मैंने. ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? पहली बार में अगर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा इन्फेक्शन को लेके, तो उस टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा स्लो काम करता है. स्लो काम करता है तो इसका मतलब उस टाइम पे हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो भी उस इन्फेक्शन से सफरिंग होनी होगी वो ज्यादा हमें फील होगी, राइट. लेकिन सेकेंड टाइम अगर इन्फेक्शन आएगा तो फिर हमें ज्यादा फील नहीं होता, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बड़ी जल्दी उस टाइम पे रिस्पॉन्ड करता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है बेटा? फर्स्ट टाइम कभी भी कोई अगर फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में आ जाती है, यानी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम टाइम लेता है उसको रिकॉग्नाइज करने में. अब जो रिकॉग्निशन वाला टाइम है वहीं पर होती है हमें सफरिंग. उस टाइम पे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट. जैसे ही इम्यून सिस्टम ने रिकॉग्नाइज कर लिया तो सीधे क्या होगा? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी. वो एंटीबॉडीज उस पैथोजन को मार देंगी और हम फिर ठीक हो जाएंगे. क्लियर? लेकिन उसके बाद क्या होता है बेटा? जो पैथोजन आया उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे मेमोरी सेल, इम्यूनो मेमोरी, उसमें सेव हो जाती है. अब नेक्स्ट टाइम सेम पैथोजन आएगा तो उसके बाद हमारी बॉडी टाइम नहीं लेगी उसको रिकॉग्नाइज करने में. क्यों? क्योंकि वो मेमोरी सेल में ऑलरेडी सेव है. ये पैथोजन आए तो सीधे अटैक करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, राइट. तो नेक्स्ट टाइम पे हमेशा अटैक जल्दी होता है. सिंपल. देखो आंसर. When our body encounters a pathogen for the first time, the immune system takes time to recognize it and produce antibodies. Time लेता है, right? Now, so the immune response is slow, weak, and the person falls sick. क्योंकि वो slow है immune system, तो इसीलिए person बीमार पड़ जाता है, right? However, after fighting the infection, the immune system produces the special cell called memory cell. है ना? अब memory cell में भाई save हो गई, store हो गई information about that pathogen. Now, when the same pathogen enters the body again, these memory cells immediately recognizes it and quickly produces the antibodies, making the immune response much faster. तो अभी क्या हुआ? अभी सीधे एकदम एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और सीधे उसको मार दिया. तो अब हम क्या बोलेंगे? इस बार जो इम्यून सिस्टम है उसने फास्टर एक्ट किया, स्ट्रांग हो गया. अंडरस्टूड? दैट्स इट. चलो. So with this, we are done with these all questions. I hope you were able to understand and comprehend each and every question carefully. But still, अभी भी कोई doubt रह गया है, ask in comments. I will revert back there. ठीक है? चलो, see you soon for the next chapter. Till then, take care and bye bye.